आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 5 जून के दिन ही हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। हम पूरे वर्ष भर प्रदूषण करते हैं और एक दिन पेड़ लगा करके उस प्रदूषण को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी 5 जून पर्यावरण दिवस का मतलब यही है कि आप आज से एक काम करिए, प्रतिदिन कोशिश करें एक पेड़ लगाएं और आवश्यकता पड़ने पर प्रदूषण कम करने का प्रयास करें। आवश्यकता हो तो ही कोई वस्तु का प्रयोग करें, अन्यथा उसका निषेध करने का काम करें। तो हम लोग पुलिस का जो 10वां सेट है हम लोग लगाने जा रहे हैं आप सब लोगों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो कहते हैं हिंदू जो शब्द है वो एक जीवन पद्धति है पूरी, ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और यह पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उन्होंने क्या किया था, इसको लिखने का काम किया था। ठीक, अगला है पुलित्जर पुरस्कार। क्या ग्रीन? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नंबर 1, ए संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आप विशेषकर ध्यान रखिएगा कि ये कोई ना कोई पुरस्कार है, जो विशेष पुरस्कार जो होते हैं, 8-10 पुरस्कार ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिए जाते हैं, उनमें से एक पुलित्जर पुरस्कार भी है। हर वर्ष दिया जाता है। विशेषकर किस क्षेत्र में? तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, IN बेंदुरथी नौसेना प्रशिक्षण स्थित, ये नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? तो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है जिसका नाम है IN वेंदुरथी। ये ध्यान रखिएगा, IN वेंदुरथी कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, कोच्चि और लोनावाला। तो ये जो नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थित है कोच्चि में, ठीक। नेक्स्ट, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन थे? अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, जो हमारे गुजरात में स्थित है। तो इसके मूर्तिकार कौन थे, अर्थात वो मूर्ति का स्ट्रक्चर बनाने वाले, माने डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रामबंजी सुतार, राम माधव गुप्त, उन्नी कृष्णन, अरुण योगीराज। तो इसका उत्तर के तौर पे देखें तो रामबंजी सुतार थे, और अरुण योगीराज का नाम तो आप जानते ही होंगे, भगवान राम की प्रतिमूर्ति उन्होंने बनाई थी, रामलला की मूर्ति बनाई थी, ठीक है। तो इसके मूर्तिकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हैं रामबंजी सुतार, ध्यान रखेंगे। इससे जुड़े हुए कई तथ्य ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कितनी ऊंचाई है, कहाँ बना, स्थल कौन सा है, किस नदी किनारे है, ये सब विषय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले जाएंगे? तो ऑप्शन है ब्रिस्बेन, लॉस एंजलिस, टोक्यो और बीजिंग। तो हमेशा ध्यान रखिए 2028 के अलावा 2032 का भी तय हो चुका है। 2024 में कहाँ हुआ, 2028 में कहाँ होगा और 2032 में कहाँ होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका आंसर होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में होगा, और शायद मुझे लगता है 2032 वाला ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक। अगला, T-90S भीष्म टैंक का निर्माण कहाँ किया गया? हमारे पास भीष्म टैंक है, एक प्रभावशाली टैंक है जो युद्ध में विरोधियों के छक्के छुड़ा सकता है कभी भी, और हमारे यहाँ स्वनिर्मित है। तो वो कहाँ निर्मित किया गया है? नई दिल्ली, बरेली, चेन्नई और बेंगलुरु। तो हमारे चेन्नई का एक ग्रामीण प्रदेश है, वहाँ पर इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। तो चेन्नई में ये क्या है, बनाया जाता है।
अगला है होम्योपैथी के संस्थापक हैं। आप देखते होंगे एलोपैथी का जमाना आज थोड़ा ज़्यादा है। होम्योपैथी और आयुर्वेद और भी कई प्रकार हैं जिनमें से हम लोग इन 3 प्रकारों को प्रभावशाली मानते हैं, जिसमें एलोपैथी प्रभावशाली है पूरे भारत में, और आजकल आयुर्वेद का भी जमाना चल रहा है धुआंधार, और उसके अलावा होम्योपैथी भी बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। तो मूलतः इसकी संस्थापक कौन थे, शुरुआत किसने की? बेसिकली जर्मन से शुरू होता है, इसका जर्मनी से जुड़ा हुआ विषय है ये। तो ऑप्शन है कॉनवर्ग, हाइनेमैन, एडवर्ड जेनर और हैंसन। तो आई थिंक मुझे लगता है हाइनेमैन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है टाइफाइड से प्रभावित अंग है, टाइफाइड रोग है, उससे कोई ना कोई आप समझ सकते हैं, कोई भी रोग होता है उससे प्रभावित होने वाला कोई ना कोई अंग होता है, और किसके माध्यम से होता है वो सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो टाइफाइड से जो प्रभावित अंग है वो है ऑप्शन में अनुसार आंत, तांत्रिक तंत्र, फेफड़ा और छोटी आंत। तो टाइफाइड सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है पता है आपको? तो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग हो जाता है आपका ये छोटी आंत। तो जितने भी आपको कह सकते हैं, चाहे वो वायरस से हो, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे फंजाई से हो, जो प्रभावित अंग है उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख के जाइएगा। अगला है प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को माना जाता है? कोशिका का वह अंग जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो वह है कौन सा? ऑप्शन है इसमें तारक्का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो वो कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन का निर्माण रहता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैमरा व दूरबीन में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरा और दूरबीन आजकल बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। कैमरे का तो बड़ा जमाना चल रहा है आजकल, सब कुछ रील्स वगैरह उसी से बन रही हैं। तो उसमें कांच किस प्रकार का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, सोडा कांच। तो इसका उत्तर होगा आपका फ्लिंट कांच। इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण भी है, एलोरा के गुहा मंदिर माने किन धर्म से संबंधित हैं? अर्थात हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अर्थात वहाँ पे उन गुहा मंदिरों में प्रतीकात्मक रूप से वहाँ किन किन धर्मों के विषय में एक तरह से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कूटकर्ण देखते हैं, ऑप्शन ए में केवल 1, केवल 2, और केवल सी है 1 और 2, और डी है 1, 2, 3 तीनों। तो वहाँ के साक्ष्य की बात करें, एलोरा के गुफा मंदिरों की बात करें, तो जानकारी के हिसाब से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ज़्यादा विषय वहाँ दिखता है। तो 1 और 2 हमारा उत्तर होगा। ठीक है। अगला है द्वैध शासन नीति, द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? अर्थात वैसे तो ये 2 बार समाप्त हुई है, पर पहली बार कब समाप्त की गई थी, यानी तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड रिपन। तो ये लगभग 1772 के आसपास का विषय है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय कौन थे? लॉर्ड थे। तो उनके समय क्या हुआ था, ये द्वैध शासन नीति समाप्त की गई थी। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अर्थात संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा जिसे कहा है तो वो है अनुच्छेद 21, 24, 32 और 256। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 रहेगा इसमें, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्री सर्वाधिक रूप से सबसे पहले या स्टार्टिंग रूप से अगर औद्योगिकरण की तरफ कोई व्यक्ति गया तो वो कहाँ स्टार्ट हुआ? तो आप एक बात में समझिएगा, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिएगा कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद सर्वाधिक उपनिवेश किसके रहे हैं? तो सर्वाधिक उपनिवेश किसका रहा है? तो वो ग्रेट ब्रिटेन का रहा है। तो इसने ही सबसे पहले इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति की सबसे पहली क्रांति जो हुई थी वो ग्रेट ब्रिटेन से मानी गई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने 90 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर
सैनिक तुझे सलाम पहल शुरू की थी। यह संबंधित सरकार जो भी रही होगी उसकी बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि 90 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो सैनिकों उनके सम्मान की बात है, तो ये बहुत अच्छा विषय है। तो ये ऑप्शन ए सिक्किम, असम, मणिपुर और उड़ीसा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जिसकी सरकार के द्वारा सैनिक तुझे सलाम पहल शुरू की गई थी वो थी असम सरकार। असम सरकार ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला विषय होगा आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्णतः अगर देखा जाए पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। तो मतलब धागे से जुड़ा हुआ प्लांट जो है कहाँ शुरू किया जा रहा है, ऐसी बात की जा रही है इसमें। तो इसमें बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोई। तो धागे संबंध जुड़ा हुआ काम अधिकांशतः किधर होता है? मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में होता है। तो इसका प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लग रहा है? मिर्ज़ापुर में लग रहा है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA लागू हुआ। इस समझौते के साथ भारत ओमान के साथ व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने वाला दूसरा देश बना। भारत से पहले कौन सा देश यह समझौता कर चुका था? अर्थात भारत ओमान के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार करने वाला दूसरा देश बना है, पर इससे पहले भी किसी के साथ ओमान ने क्या किया है? समझौता किया है। वो देश कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत से पहले इस प्रकार का समझौता करने वाला देश है ओमान के साथ, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है, अगला है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? अर्थात रेतीले टीलों हवा बहुत भयंकर हवा आती है और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर टीले बन जाते हैं। तो जब टीले बन जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उनकी भू आकृति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमादा, क्लिफ, सर्क और ड्यून। तो उनको भौगोलिक दृष्टि से देख कहते हैं उनको ड्यून। तो ड्यून क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनते रहते हैं। जब तेज हवा आएंगी तो लगेगा कि आज यहाँ है, तो कल अगर तेज हवा आएगी दूसरे स्थान पर भी क्या हो सकता है? ड्यून हो सकता, मतलब दूसरे स्थान पर भी वो इकट्ठा हो सकता है, उसे ड्यून कहते हैं। ठीक है, अगला है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? अर्थात बैरोमीटर का जो पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो अगर उसमें देखते हैं पाठ्यांक गिरेगा तो क्या होगा? गर्म मौसम, सर्द मौसम, झंझावात की संभावना और शुष्क मौसम। तो इसका मतलब है अचानक उसका पाठ्यांक गिरता है तो क्या होगा पता है आपको? एकदम से आंधी तूफान आने की संभावना होगी, अर्थात झंझावात की संभावना होगी। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, किस परिदर्शी अर्थात पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं? माने किसी भी परिदर्शी होगा, पेरिस्कोप होगा, उसमें समतल दर्पण रखे जाते हैं किस स्थिति में? ठीक है, तो एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, एक दूसरे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो उत्तर होगा हमारा इसमें एक दूसरे के समानांतर। ठीक, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो महिलाओं के विषय में बहुत अधिक मात्रा में वैश्विक स्तर पर बड़ा महती भूमिका में विषय दिया जा रहा है। तो यहाँ महिलाओं के से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तो हमारे संविधान में इसका वर्णन कहाँ है? ऐसा है, किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 15 का 4 या 15 का D, अनुच्छेद 15 का C या 3, 15 का 1 या A, 15 का B अर्थात 2, जो भी है। तो इसका अनुच्छेद 15 है, वो क्या करता है? किसी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव ना हो, जात लिंग के आधार पर किसी प्रकार से, महिला पुरुष के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो हमें अधिकार देता है, कौन सा वाला? तो वो अधिकार देता है आपका अनुच्छेद अधिकार देता है अनुच्छेद 15 का 3। ठीक है, तो ये हमें अधिकार देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन सा देश ऐसा है जहां पर जैविक खेती सर्वाधिक की जा रही है इस समय? तो वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ओमान, बांग्लादेश और भारत। कहते हैं कि आज जैविक खेती करने की बात आने लगी। भाई ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी? जैविक खेती की बात आने लगी। पहले हमारे यहाँ तो जैविक खेती ही हुआ करती थी। हमारे यहाँ पेस्टिसाइड और किसी भी उर्वरक का पहले प्रयोग नहीं होता था।
अब दोबारा से हम उसी पे वापस आ गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जो उर्वरक और पेस्टिसाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं वो नुकसानदेह होता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो हमारा उत्तर होगा भारत। हम जैविक खेती करने वाले प्रथम देश बने हैं। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत के न्यायाधीश। अर्थात कोई भी आयोग हो या कोई भी उच्च पदाधिकारी हो, उसकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो वो भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास रहता है। ठीक, अगला प्रश्न है, 1815 में भारत के प्रथम सर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जॉन मार्शल, एंटोनियो मॉन्सेरेट, जेएफ फ्लीट और कॉलिन मैकेंजी। तो सबसे पहला महासर्वेक्षक की बात करें तो महासर्वेक्षक का मतलब है कोई भी वस्तु प्राचीन है, कितनी है, कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ मिलने वाली है। तो पुरातत्वविद, पुरातत्व विभाग के अंतर्गत महासर्वेक्षक होता है। तो उसकी सबसे पहला कौन था? तो महासर्वेक्षक है वो है कॉलिन मैकेंजी। कौन है? जिसका नाम है कॉलिन मैकेंजी, जो कौन था? प्रथम महासर्वेक्षक था। ठीक, अगला है आपका प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मत्स्य बिडाल माने फिशिंग कैट, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, बारहसिंगा, दलदल का मृग के जिसे कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कौन है? बारहसिंगा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बारहसिंगा हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पशु है। ठीक, बारहसिंगा। अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? फिजी, मॉरिशस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो विश्व हिंदी सम्मेलन क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ 1 से लेकर 12वां तक हो गया है, और अभी 2023 के बाद अभी तक हिंदी सम्मेलन कहीं हुआ नहीं है। तो 12वें हिंदी सम्मेलन की बात की जा रही है, तो कहाँ हुआ? तो वो हुआ है आपका फिजी में। ठीक, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो कंपिल मेला की बात करते हैं, जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध। तो किससे जुड़ा हुआ है? जैन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हर स्थान पर हर व्यक्ति के द्वारा, जैसे कुंवर सिंह जो थे बिहार से, बिरसा मुंडा छत्तीसगढ़ झारखंड से थे, नाना साहब उत्तर प्रदेश से, सिद्धू मुर्मू। तो बचे हुए कौन थे संथाल विद्रोही? कौन थे? सिद्धू मुर्मू। इन्होंने क्या किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, अगला है, बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता है? बीडी सावरकर द्वारा जो बनाया गया था क्रांतिकारी संगठन, उसे क्या नाम दिया गया? युगांतर, काल, संध्या और अभिनव भारत। तो आप सब जानते हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम था अभिनव भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैक्टस किस प्रकार के पौधों का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन है काई, समोद्विद, जलीय पादप और गूदेदार पादप। तो कैक्टस की बात करें वो कैसा है? गूदेदार पादप माना जाता है ये। ठीक, एशिया के सबसे अमीर लोगों में प्रथम स्थान किसका है? अर्थात वैश्विक स्तर पर, चाहे क्या या आप किसी महाद्वीपीय स्तर पर, विश्व स्तर के जो अमीर लोगों की सूची बनाई जाती है उनमें से पूछा जाता है। तो यहाँ पर एशिया की पूछे गए हैं। तो मुकेश अंबानी, झांग एमिंग, गौतम अडानी और जैक मा। तो जहाँ तक है वहाँ तक पहले नंबर पर गौतम अडानी का नाम चल रहा है अभी इस समय, दूसरे नंबर की झांग एमिंग है और तीसरे पर मुकेश अंबानी है। ठीक, अगला है, मैग्नस कार्लसन एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, वो कहाँ के हैं? हमारे शतरंज प्लेयर भारत के प्रज्ञानंद ने इनको हराया है, परंतु ये वैश्विक स्तर के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो रूस, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन। तो ये निवासी हैं नॉर्वे के। ठीक, अगला है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो वैसे तो शायद मुझे लगता है प्रेमदास स्टेडियम में ये पहले से तय था, पर बाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था ये। तो ये फाइनल जो मुकाबला हुआ है
वो जानकारी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में हुआ था और शायद भारत ही इसका विजेता रहा। ठीक है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हड्डियों में जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, कभी हाथ पैर टूटते हैं तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो किसका होता है? तो वो कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है आपका, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो आज पर्यावरण दिवस है, वैसे ही मैंने आपको बताया कि प्रदूषण की बात आ रही है। तो प्रदूषण खत्म कब होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन के कारण वर्षा, नाइट्रोजन और हवा, आप कहीं भी आप देखिएगा कभी कभी क्या करते हैं कि जहाँ प्रदूषण ज़्यादा दिखता है तो वहाँ कृत्रिम वर्षा कभी कभी करा देते हैं, अर्थात बरसात से प्रदूषण कम हो जाता है। या हमारे यहाँ जब वर्षा शुरू हो जाए उस समय धीमे धीमे क्या होगा, जो प्रदूषित जो वायुमंडल है वो धीमे धीमे क्या होगा, काम शांत हो जाता है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा? वर्षा। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड और गोरखपुर। तो कर्मा लोक नृत्य है आपका सोनभद्र का, जनजातीय क्षेत्र है सोनभद्र, एकमात्र ऐसा जिला जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं तो वो सोनभद्र है। तो वहीं पर कर्मा जनजाति के द्वारा कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है। अगला है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस को कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? ये पुलिस एक्ट का विषय है, पुलिस का विषय है। तो कठोर एवं संवेदनहीन, अत्यधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित। तो हम एक पुलिस वाले होने के नाते जब हमारा चयन होगा उस समय आपको क्या लगता है, क्या वो किस प्रकार का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए उनके प्रति? तो आपको क्या लगता है, आप सोचिएगा, बाकी मैं बताता हूँ आपको। तो उत्तर होगा ये, अत्यधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। क्या ऐसा होता है? आप विचार करिए। पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं, अर्थात पुलिस एक्ट में कितनी धाराएं हैं? जब आप पुलिस वाले बन जाएंगे उसके बाद पुलिस एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संविधान तो पढ़ते ही हैं, संविधान के अलावा पुलिस एक्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो 45 धाराएं, 46 धाराएं, 47 धाराएं और 48 धाराएं। तो हमारा उत्तर होगा टोटल कितनी धाराएं इसमें? 47 धाराएं। ठीक, तो कुल अभी हम लोगों ने 38 प्रश्न कर लिए हैं और अगर देखें तो पहले दिन से लेकर आज तक 10 सेट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10 सेटों के हम सीरीज पूर्ण कर चुके हैं। और मुझे लगता है इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए, उसका एक बार अभ्यास करते रहिएगा। ये 10 सेटों की हमने सीरीज पूरी की है। आगे एग्ज़ाम आप लोग दे के आइए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत बेहतर करेंगे, सामान्य अध्ययन बहुत अच्छा करके आएंगे, मेरा ऐसा अनुभव है, आप बहुत अच्छा करेंगे। और आगामी जो भी सीरीज बनाएंगे हम उसको हम आपको पहले से अवगत कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।